हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका महा रिवीजन सीरीज में। यहाँ पे हम हर यूनिट का रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिट 1 का। यूनिट 1 के हम और भी बहुत सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। जो आपका नया टॉपिक हुआ है वो लगभग मैंने अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करवाया है। आज भी हम नए क्वेश्चन पढ़ेंगे, नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। दो बातों का मैं हमेशा याद रखती हूँ, आज भी रखा है मैंने, कि आपको फालतू के एक भी क्वेश्चन नहीं मिले, फालतू के एक भी फैक्ट नहीं मिले। जो चीजें आप पढ़ें वो इंपॉर्टेंट हो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। दूसरी चीज, आप लास्ट तक जब देखें तो लास्ट तक में आपको जितनी भी चीजें पढ़ी हैं इस क्लास में आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो हम ट्रिक के माध्यम से रिवाइज कर करके याद भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन, यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। मैंने खुद करवाए हैं, आप जाकर वहां पे जरूर चेक करें। प्रीलिम्स का आपका एक क्रैश कोर्स है और डिटेल कोर्स है। डिटेल में हम सारी चीजें कर रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। और मेंस के पेपर में आप देखेंगे तो मैंने पेपर 4 स्टार्ट किया है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, जो कि बिल्कुल नया ऐड हुआ है आपका पार्ट बी। तो उसको जाके जरूर देखिए। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करने का मन नहीं है तो व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ब्राह्मी एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनवाया गया था। मोठ की मस्जिद वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोदी। यह दिल्ली में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। सत्य कथन बताना है आपको, तो याद रखिएगा मोठ की मस्जिद। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला में मोठ की मस्जिद आपकी सिकंदर लोदी टाइम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब अलग अलग टाइम का देखते हैं स्थापत्य कला, तो ये लोदी समय का क्या है? स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है। मोठ की मस्जिद याद रखिएगा, ये जो आपके दिल्ली में है ये बिल्कुल सही है। चतुर्भुज बनी हुई है, चतुर्भुज टाइप की बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे 5 मेहराब बने हैं। मोठ की मस्जिद का जो इंपॉर्टेंट भाग है वो है 5 इसके मेहराब, जो कि दिखाते हैं 5 टाइम की नमाज, कि आपको 5 टाइम नमाज पढ़नी चाहिए। तो ये 5 मेहराब उस तरीके से बनाए गए हैं वहां पे। ठीक है, कहाँ मिलेगा? लोदी वंश से रिलेटेड है, सिकंदर लोदी के टाइम पे बनाई गई थी। याद रखिएगा मोठ की मस्जिद, मोठ का आप या तो मतलब यहाँ पे मोटा भी कर सकते हैं रिलेट करने के लिए, है ना, कि सिकंदर लोदी जो था काफी मोटा था, उसने दिल्ली में एक अपने मोटेपन के हिसाब से मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, तो मोठ की मस्जिद या मोटे की मस्जिद। सिकंदर लोदी मोटा था तो उसने मोटे की मस्जिद बनवाई है अपने हिसाब से, मतलब मोटी सी बड़ी सी मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो यहाँ पे ये 1 और 2 दोनों सही है। सिकंदर लोदी के टाइम पे बना था, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, लोदी वंश का, लोदी काल का ये स्थापत्य कला है। फिर भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। भरतनाट्यम डांस स्टाइल वाज डेवलप्ड इन तमिलनाडु। देवदासियों द्वारा किए जाने के कारण इसे दासी अट्टम नाम से भी जाना जाता था। बिकॉज इट वॉज परफॉर्म्ड बाय देवदासी, इट वॉज ऑल्सो नोन एज दासी अट्टम। यहाँ पे देवदासी जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो देवदासी वर्ड जरूर पढ़ते हैं, जिनको मंदिरों में पूजा करने के लिए रखा जाता था। मतलब ऐसा था कि भगवान के लिए समर्पित है। धीरे धीरे जो है ये वैश्यवृत्ति में चेंज होता जाता है और बहुत ज्यादा अत्याचार होता है इनके ऊपर। मूवीज भी काफी सारी बन चुकी हैं, बुक्स काफी सारी आ चुकी है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद भी 1947 के बाद जैसे हमारा सती प्रथा एक कुप्रथा बन गया था, ऐसे आपका देवदासी कुप्रथा हो गया था। और देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद अभी 1990 तक भी बहुत सारी जगह पे ये चल रहा था। गवर्नमेंट ने जब बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया तब ये सारी चीजें बंद हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आया था, मेंस में 3 मार्कर में, मतलब 2 मार्कर में ये पूछा भी जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देवदासी जो है, देवदासी के नाम पे ही दासी अट्टम पड़ा है, ये बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में मतलब इसका विकास हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन आपके हो गए 1 और 2 दोनों। याद रखिएगा भरतनाट्यम, आपका जो भरत है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, तमिल आप तमिल से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे तमिल से या नाडु से भी कर सकते हैं। नाडु तो यहाँ पे नाटू करके भरतनाट्यम
या तो नाटू नाटू गाने से रिलेट कर लीजिए या फिर तमिल से कर लीजिए कि तमिल से रिलेटेड है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। तमिलनाडु से हो गया। और देवदासियां करती थी, देवदासियां मतलब भगवान के सामने ये होता था उनकी मतलब उनके लिए परफॉर्म करती थी भरतनाट्यम, इसलिए भरतनाट्यम को बहुत लंबे टाइम तक अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखा जाता था। फिर एक दो देवदासियां आई जिन्होंने फेमस किया इसको और फिर ये काफी ज्यादा फेमस हो गया इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो ये आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, इसीलिए इसको दासी अट्टम ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। दूसरा इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा। यूनेस्को की विश्व सूची विरासत सूची में यह शामिल नहीं है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। असत्य कथन बताना है। तो जो सबसे आपका पहला है कोणार्क सूर्य मंदिर, कहाँ है कोणार्क सूर्य मंदिर? कोणार्क सूर्य मंदिर ये मिलेगा आपको सूर्य मंदिर उड़ीसा में। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आपका बन गया, एक क्वेश्चन यही बन गया कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। दूसरा बनवाया किसने था? तो पल्लव राजा नरसिंह देव। याद रखिएगा उड़ीसा साइड आपके ये पल्लव राजा नहीं जाएंगे बनवाने, ठीक है। नरसिंह देव ने बनवाया था, लेकिन ये कौन से राजा थे? गंग राजा थे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया कि बनवाया किसने था? गंग राजा नरसिंह देव, ठीक है। तो ये थे आपके नरसिंह देव। नरसिंह भगवान ने बनवाया था सूर्य भगवान के लिए, ठीक है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर जो है नरसिंह भगवान ने बनवाया था। गंग के राजा थे आपके नरसिंह देव। तो नरसिंह भगवान आप रिलेट कर सकते हैं कि नरसिंह भगवान ने सूर्य मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था? उड़ीसा में बनवाया था। और ये क्यों, मतलब ये आपका ब्लैक पगोडा कहलाता है, बिल्कुल सही है। और ये यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका असत्य कथन हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कोणार्क सूर्य मंदिर आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा जब अभी G20 समिट हुआ था, तो जिस दिन भारत के पूरे मतलब भारत के बाहर के पूरे आपके मेन जो डेलीगेट्स आए थे, जैसे अलग अलग देशों के राष्ट्रपति वगैरह, तो मोदी जी जहां पे उनसे मिल रहे थे, मोदी जी खड़े होके जहां से उनसे मिल रहे थे, उसके जस्ट पीछे चक्र बना हुआ था आपके रथ वाला, याद है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का वहां पे रथ का चक्र बना हुआ था वो, जिसमें 12 जोड़ी क्या थे? यहाँ पे चक्र थे, 12 जोड़ी चक्र थे। 12 जोड़ी जो ये आपके क्या दिखाता है? ये जीवन चक्र भी दिखाता है, जीवन चक्र भी बताता है, इसके अलावा समय भी बताता है। तो बहुत सारी चीजें ये डिनोट करता है। और मोदी जी ने एक्सप्लेन भी किया कि हमने यही क्यों लगा रखा है, ये क्या डिनोट कर रहा है। तो याद रखिएगा ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि करंट में इसके बारे में न्यूज चल रही थी, है ना। बहुत सारे लोगों ने बताया कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चक्र ये क्या दिखाता है, ये सारी चीजें। तो करंट में टॉपिक था इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ये, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। तो उड़ीसा, ईसा नरसिंह भगवान ने सूर्य मंदिर वहां पे बनवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद ग्रंथ की रचना जयदेव द्वारा की गई है। गीत गोविंद ग्रंथ हैज बीन कंपोज्ड बाय जयदेव। इस ग्रंथ का प्रयोग ओडिसी नृत्य में किया जाता है। दिस टेक्स्ट इज यूज इन ओडिसी डांस। अभी तक हमने कई बार पढ़ा है और मैंने खुद करवाया आपको कि भैया जयदेव जी जो हैं इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने बुक लिखी है गीत गोविंद, ये तो हमने पढ़ी है। लेकिन आज आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो गीत गोविंद है ये नृत्य में यूज होती है। किस नृत्य में होती है? किस शास्त्रीय नृत्य में? यह है आपका ओडिसी। ओडिसी कहाँ का हो गया? सीधी बात है उड़ीसा का है। समझ में ये आ रहा है आपको? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका यहाँ पे पुस्तक या ग्रंथ यूज होती है ओडिसी नृत्य में? तो ये होती है आपकी गीत गोविंद। यहाँ पे हमें बताना है असत्य कथन, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, ये बिल्कुल सत्य है। उसके अलावा इस ग्रंथ का प्रयोग या इस रचना का प्रयोग होता है ओडिसी नृत्य में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा जयदेव, गीत गोविंद। और यहाँ पे जो गीत है, जयदेव ने जो गीत लिखे हैं वो ओडिसी या आप कर सकते हैं उड़ीसा नृत्य। अगर ओडिसी नहीं याद रहे तो आप उड़ीसा नृत्य में उपयोग होता है, याद रखिएगा। उड़ीसा में हम डांस करते हैं तो जयदेव द्वारा गाए गए गीत जो हैं वो हम यूज करते हैं, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है।
उदानपुरी विहार, ये आपका बिहार नहीं विहार है, ठीक है, विहार, और जगदल विहार आदि का निर्माण किस वंश से संबंधित है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ उदानपुरी विहार एंड जगदलपुर विहार, ये वाला विहार है, इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? चालुक्य, गुप्त, राष्ट्रकूट या पाल? जब हम नालंदा विहार की बात करते हैं, नालंदा विहार की बात करते हैं, तो ये किसके टाइम पे है? कुमारगुप्त के टाइम पे। कुमारगुप्त मतलब यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी आती है। लेकिन जब हम उदानपुरी या जगदल विहार या विक्रमशिला की बात करते हैं, विक्रमशिला, इन सब की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है? आपके पाल वंश से रिलेटेड है, पाल डायनेस्टी से रिलेटेड है ना। गोपाल हो गए, धर्मपाल हो गए, जिन्होंने स्थापना करी इन विहारों की, और बौद्ध धर्म को काफी प्रचार प्रसार मिला। इसके अलावा नालंदा को भी आने वाले टाइम पे, मतलब स्थापना तो करवा दी कुमारगुप्त में, लेकिन आने वाले टाइम में फेमस किसके टाइम पे हुआ? तो आपके पाल डायनेस्टी के टाइम पे ही फेमस हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दी, है ना। तो बहुत ज्यादा, जैसे विक्रमशिला, उदानपुरी, जगदलपुर, जगदल विहार, इन सब का क्या कराया? इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी कराया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे विहार किससे रिलेटेड है? हमारी पाल डायनेस्टी से रिलेटेड है, जिसमें आपको नाम मिलेगा एक तो गोपाल, एक मिलेगा धर्मपाल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जिन्होंने करवाया था। फिर आमलक, उरुश्रंग आदि विशेषताएं किस प्रकार की मंदिर शैली में देखने को मिलती हैं? इन विच टाइप ऑफ टेम्पल स्टाइल फीचर्स लाइक आमलक, उरुश्रंग एक्सेट्रा आर सीन? तो यहाँ पे मैंने एक दो बार ऐसा आपका शिखर भी पूछा है, तो आज क्वेश्चन पूछा है मैंने आमलक और उरुश्रंग से। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेशर और मथुरा, ये दोनों आपके नागर शैली से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपका जैसे मेन यहाँ पे मंदिर होगा, ये मेन मंदिर होगा, फिर यहाँ पे आपके छोटे छोटे जो हैं ये यहाँ पे मंडप टाइप के बने रहेंगे, है ना। यहाँ पे जो ये मेन मंदिर बना हुआ है, इसके ऊपर ये बना होता है सर्कल टाइप का, ये कहलाता है आमलक, और आमलक के ऊपर रखा होता है आपका कलश, ठीक है। तो कलश, आमलक, उसके अलावा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका शिखर, और इसमें छोटे छोटे डिजाइन बनी होती हैं, मतलब बहुत आकर्षित बनाने के लिए यहाँ पे डिजाइन बनी होती हैं, इनको बोलते हैं उरुश्रंग, ठीक है, इनको बोलते हैं उरुश्रंग। उसके अलावा जो नीचे आपके बहुत डिजाइन अलग अलग होते हैं वो कहलाते हैं आपके मंडप, जैसे बीच वाला आपका कहलाता है मंडप, ऊपर वाला कहलाएगा महामंडप, क्योंकि मंडप का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। सबसे सामने वाला छोटा तो वो कहलाएगा आपका अर्ध मंडप, फिर बीच वाला मंडप, फिर उससे ऊपर महामंडप, उसके बाद आपको शिखर मिलेगा, और उसके बाद आपको ऊपर आमलक और कलश मिलेगा। ये पूरा स्टाइल होता है नागर शैली में। नीचे आपका होता है जगती, एक बेस बनाते हैं, उसके ऊपर मंदिर बना होता है, और बीच में आपका होता है गर्भगृह, ये होता है आपका गर्भगृह, ठीक है। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? नागर शैली का, जहां पे हम कंदरिया महादेव पे देखते हैं बेस्ट स्टाइल कंदरिया महादेव पे हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। याद रखिएगा आमलक, शिखर और आपका उरुश्रंग हो गया, फिर मंडप, महामंडप, और इसके अलावा कलश, ये सब एग्जाम्पल किसका है? आपके नागर शैली के एग्जाम्पल है, नागर स्टाइल टेम्पल जो आपके इंडिया में बनते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का कंदरिया महादेव खजुराहो वाला। फिर बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज एंड लच्छू महाराज आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो आपको यहाँ पे बताना है, बिरजू महाराज की अभी 1-2 साल पहले ही डेथ हुई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिरजू महाराज को यहाँ पे पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका ये 2nd रैंक का हमारे यहाँ जो सम्मान दिया जाता है पूरे भारत में, वो बिरजू महाराज जी को मिल चुका है, पद्म विभूषण। किससे संबंधित है? तो ये आपके कथक से संबंधित है। याद रखिएगा कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो बिरजू महाराज जो थे वो लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने से संबंधित थे, घराने से। अब जरूरी नहीं कि कालका बिंदा दीन पूछे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। पहली बात तो आपके लच्छू महाराज, बिरजू महाराज दोनों रिलेटेड थे किससे? हमारे कथक से, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का डांस हो गया, आपके कथक से रिलेटेड थे। और उसके अलावा लखनऊ के आप कालका से रिलेट कर सकते हैं, चाहे तो बिंदा दीन से रिलेट कर सकते हैं, बिंदी से कर सकते हैं या कालका से। आपके बिरजू महाराज आपके कथक हो गया, का से कथक, का से कालका, तो कालका घराना हो गया, कथक नृत्य से रिलेटेड है। बिरजू महाराज, पद्म विभूषण मिल चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज आपके दोनों ये कथक से रिलेटेड है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और घराना अगर देखें तो यहाँ पे कालका घराना हो गया है ना, पूरा नाम नहीं भी याद रखेंगे तो कालका घराना आप कर सकते हैं। फिर करले चैत जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले चैत इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। भाजा चैत गुजरात में रिलेटेड है। भाजा चैत इज सिचुएटेड इन गुजरात। सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा जो करले चैत है, यहाँ पे जब हम चैत की बात करते हैं, चैत किससे रिलेटेड है? ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें कैसे बना होता है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं आपके स्तंभ टाइप के होते हैं, स्तंभ। तो ये हो गया आपके स्तंभ। यहाँ पे ये दोनों साइड क्या छूटा होता है? गलियारा होता है, गलियारा। और ये स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ जैसे गुफाओं को या शैलकृत जो आपके चैत्य बने होते हैं, तो गुफाओं को फोड़कर या गुफाओं में बनाया जाता है, आपके बहुत सारे चैत्य बनाए जाते हैं, जैसे करले हो गया, भाजा हो गया, तो ये सब गुफाओं में बनाए जाते हैं। बीच में आपको क्या मिलेगा? बीच में आपको मिलेगा स्तूप। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे मुख्य भाग। ठीक है, ये मुख्य भाग। और यहाँ पे शुरू में क्या मिलेंगे आपको? तो यहाँ पे आपको तोरण द्वार मिलेंगे, तोरण द्वार। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? हमारे चैत्य का। चैत्य होते क्या हैं? तो चैत्य ये होते हैं यहाँ पे पूजा गृह टाइप का आप मान सकते हैं, पूजा स्थल या सभा गृह, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो होते हैं रहते हैं, मिलते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप कुछ ऐसा मान सकते हैं। तो ये बीच में आपके स्तूप हो गया, फिर बीच में आपका मुख्य भाग हो गया, साइड साइड में पिलर्स टाइप के होते हैं। अगर हम गुफाओं को तोड़कर बना रहे हैं तो गुफा वाले पत्थर यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, स्तंभ एक, मतलब जितने इधर साइड उतने ही इधर साइड। शुरू में आपको तोरण द्वार मिलेगा, यहाँ पे जब द्वार जाएंगे मुख्य द्वार में तो तोरण द्वार मिलेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मैंने क्यों बता दिया, जैसे नागर स्टाइल का मैंने स्ट्रक्चर पूछ लिया, सेम ऐसे ही आपके चैत्य के लिए भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि क्या क्या चीजें उसमें होती हैं उपस्थित। ठीक है, इसीलिए करले चैत महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ये सही है, लेकिन भाजा गुजरात में नहीं है, भाजा भी आपका महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, ये भाजा और कारले या करले जो भी आप चाहें, इंग्लिश में वैसे भी ए आप लगा ही देते हैं। तो कारले चैत या भाजा चैत ये दोनों आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे भाजा हो गया, ये हीनयान आपका जो संप्रदाय था, बुद्धिस्टों में भी जो हीनयान वाला सेक्शन था उससे रिलेटेड था। सत्य कथन बताना है तो यहाँ हो गया केवल ए, क्योंकि दूसरा आपका गलत है। कारले और भाजा दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और बड़े अच्छे से यहाँ पे चट्टानों को काट कर बनाया गया है, काफी सुंदर से हैं दोनों चैत्य ये। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या अशोक के स्तंभों की विशेषता में शामिल है? Which of the following is a feature of pillars of अशोका? अशोका के जो पिलर्स रहते थे, आपको पता है सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अशोक के टाइम पे कुछ मिला है तो वो है आपके पिलर्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अशोका पिलर जो है, स्तंभ जो है, उसे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी विशेषता इसमें शामिल है अशोक के पिलर में। सबसे पहली, शीर्ष पर पशुओं की आकृति, एनिमल फिगर ऑन द टॉप। तो आपको पता है कि टॉप में बिल्कुल एनिमल फिगर बना होता था, शेर बना हुआ था, जैसे यहाँ पे सारनाथ वाले की बात करें तो। उसके अलावा एक ही पत्थर को तराश कर, ये आपका तराश कर बनाया गया, कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन, मतलब एकाश्म होता था, एक ही पत्थर को बनाया जाता था काट के पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक, ये भी बिल्कुल सही है। एक स्तंभ, यह स्तंभ आधार की तरफ मोटे तथा ऊपर की तरफ क्रमशः पतले होते हैं। These pillars are thick towards the base and respectively thin towards the top। तो ये भी बिल्कुल सही है, नीचे थोड़ा सा आपके मोटे होते थे, ऊपर थोड़ा सा पतले होते जाते थे। यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे ऐसे आपका उल्टा कमल बना हुआ है और सबसे ऊपर यहाँ पे कोई पशु बैठा हुआ है। ठीक है, और हमने देखा ही है कि यहाँ पे अशोक चिन्ह जो है वो हमने उठाया कहाँ से? सारनाथ से। तो सारनाथ जो है आपका बेस्ट एग्जाम्पल था ही अशोक स्तंभ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सत्य कथन, इसमें सारे के सारे सत्य हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन जो कि इसमें रह गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा। यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सत्य हैं तो असत्य कोई नहीं है, तो ये आपका हो गया सही आंसर। अशोक के स्तंभ में एक तो आपको याद रखना है कि टॉप पे क्या होता था? पशु बना रहता था। उसके अलावा यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर को तराश के बनाया जाता था, सिंगल स्टोन रहता था।
नीचे साइड जो थोड़ा मोटा रहता था, ऊपर की तरफ क्रमशः पतला होता जाता था। ठीक है, तो ये विशेषता थी आपके अशोक के स्तंभों की। एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपको मिलेगा सारनाथ। ठीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ। फिर राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। राजराजेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन तंजावुर। इसका निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय चोल एम्परर राजराज प्रथम। तो आपको बताना है सत्य कथन, ये बिल्कुल सही है। तंजावुर मतलब आपका तमिलनाडु, और चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने बनवाया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे भी राजराजेश्वर नाम आपको समझ में आ ही रहा है। राज राजेश्वर, याद रखिएगा यहाँ पे राजराज प्रथम भी है, राजराज द्वितीय भी है ना। तो यहाँ पे याद रखना है प्रथम वाले ने बनवाया था, शुरू में ही बन गया था राजराजेश्वर। तो ये हो गया आपके राजराज प्रथम ने बनवाया था, राजराज प्रथम। इसके अलावा इसका नाम और क्या मिल सकता है, तो अगर राजराजेश्वर के नाम से नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, यह कहाँ स्थित है, तो बनवाया किसने था, राजराज प्रथम ने बनवाया। कहाँ स्थित है, तंजौर में। तंजावुर वो कहाँ मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। ठीक है, सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों सही है, जहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर और चोल साम्राज्य। वैसे भी आपने अगर पीएस मूवी वगैरह देखी है तो उसमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा चोल साम्राज्य से रिलेटेड। ये आपका मंदिर जो है वो द्रविड़ स्टाइल में बना है, द्रविड़ शैली में बना है, और काफी ही सुंदर मंदिर है। ठीक है, शिव जी से रिलेटेड है, शिव जी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। राजराज प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर नाम से ही पता चल रहा है बृहद मंदिर था, तमिलनाडु में है, तंजौर वाले इलाके में। ठीक है, याद कैसे करेंगे, जो आपका राजा था, राजा बहुत मतलब राजा था, बहुत राज कर रहा था, तो इसी चक्कर में बहुत राज कर रहा था, बहुत पैसे वगैरह थे, तो क्या किया इन्होंने, बृहद मंदिर बनवाया था। याद रखिएगा, बृहद मंदिर बनवाया था कहाँ पे, तंजौर में। तो बृहद मंदिर बनवाया था तंजौर में। अब ये भी याद रखिएगा कि जो बृहद मंदिर है, राजराजा ने पहला अपने टाइम में मतलब पहला सबसे बृहद मंदिर बनवाया था तंजौर में, सबसे बृहद मंदिर तंजौर में राजराज ने। ठीक है, बहुत अपने राजा टाइप का था, बहुत अच्छा राज कर रहा था, तो प्रथम भी क्योंकि आपको रिलेट करते हुए चलना है ना। इसके अलावा चोल डायनेस्टी भी रिलेट करके चलना है कि चोल साम्राज्य का राजा था, मतलब चोल राजा था आपका राजराज प्रथम। तो यहाँ पे जब आप तमिलनाडु पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको याद रहेगा, तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे बड़े मंदिरों की तो चोल साम्राज्य ने बनवाए हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है कि चोल साम्राज्य, चोल राजा का हो गया राजराज प्रथम, जिसने बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर बनवाया तंजौर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तंजौर याद रखना है, तंजौर से रिलेट होगा तमिलनाडु, ता से ता है ना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, तंजौर तमिलनाडु, इससे रिलेट होगा आपका चोल राजा। चोल राजा कौन था, बहुत राज कर रहा था अपने राज्य में, तो राजराजा प्रथम। ठीक है, ये पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप ट्रिक बनाना चाहें तो जरूर एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़िएगा। फिर हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। हवा महल वॉज बिल्ड बाय सवाई प्रताप सिंह। यह ग्रेनाइट से निर्मित है। दिस पैलेस इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट से अगर आपको थोड़ा भी याद होगा हवा महल, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ग्रेनाइट से ये निर्मित नहीं है। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा सा मतलब ऐसा मान लीजिए कमजोर प्रकृति के हैं, जिनको लगता है कि एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता, या वो अपने आप को खुद बना के ऐसा रखता है कि हम बहुत कमजोर है, उन्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है, ग्रेनाइट से बना है कि नहीं बना है हमें नहीं पता। लेकिन थोड़ा जो भी दिमाग लगा लेंगे, ऐसा तो नहीं कि आपने आज तक हवा महल का फोटो नहीं देखा होगा, आपको पता है कि बिल्कुल ऐसे पिंक टाइप का वो दिखता रहता है, बड़ा सा जालीदार महल बना हुआ है जिसे हम हवा महल कहते हैं। कभी ना कभी आपने फोटो देखी है, उससे ये तो पता चलता है कि ग्रेनाइट से तो बिल्कुल नहीं बना है। किससे बना है, वो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है, बलुआ पत्थर। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम यही नहीं पता कि ग्रेनाइट कैसे दिखता है, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता चलना चाहिए कि ग्रेनाइट थोड़ा डार्क रहेगा, है ना। यहाँ पे हम इतने पिंक और रेड की बात कर रहे हैं, तो ग्रेनाइट तो नहीं होगा। ये हो गया आपका लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन मतलब, तो ये रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना है आपका हवा महल। बनवाया किसने है, तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, सवाई जी ने बनवाया है। सवाई का आप सवाई प्रताप याद रखिएगा, प्रताप याद रखे ना रखें, आपको सवैया जरूर याद रखनी है। हवा महल सवैया जी ने बनवाई है, ठीक है, सवाई प्रताप जी ने बनवाई है, तो सवाई का आप सवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बना कैसे है, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, ग्रेनाइट से नहीं बना है। सत्य कथन हो जाएगा आपका केवल एक।
और अगर जयपुर की बात करें, जयपुर सिटी किसने बड़े अच्छे से इतनी डेवलप करी है, तो ये किसने करी थी, आपके जयसिंह ने, है ना, जयसिंह ने करी थी। जैसे आपके सवाई प्रताप सिंह है, ऐसे आपके जयसिंह, उन्होंने करी थी डेवलप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हवा महल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कठिन हो, जैसे यही आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सवाई प्रताप सिंह पे ज्यादा फोकस ना करते हुए कि ये ग्रेनाइट से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके सेवई। सेवई कहाँ पे मिलेगी आपको, हवा महल में मिलेगी। हवा महल कहाँ, जयपुर में। ठीक है, फिर रामपुर सहसवान घराना किस राज्य से संबंधित है, रामपुर सहसवान घराना बिलोंग्स टू विच स्टेट। याद रखिएगा ये घराना जो है, हम संगीत घराने की बात कर रहे हैं, संगीत घराना। ठीक है, संगीत घराना कहाँ से रिलेटेड है, तो ये भी आपका कहाँ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, जो जैसे मतलब यहाँ पे एक मैंने आपको कल जो करंट वाली क्लास ली थी, वहां पे मैंने किराना घराना बताया था कि कौन रिलेटेड था इससे, प्रभा अत्रे जी रिलेटेड थी, पद्म विभूषण मिल चुका है इन्हें, प्रभा अत्रे, किराना घराना 2024 में अभी उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये भी कहाँ से रिलेटेड है, ये भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। आपका जो रामपुर सहसवान है ये भी उत्तर प्रदेश बदायूं वाले इलाके से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। और रामपुर सहसवान से भी अगर कोई फेमस है तो अभी आपके राशिद खान करके हैं, इनकी भी डेथ अभी हाल ही में हुई है, ये भी पूछा जा सकता है, इनको भी मतलब पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फेमस जो आपके सिंगर है, पहली बात तो ये रामपुर सहसवान कहाँ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो आपका किराना घराना, रामपुर सहसवान घराना, सारे के सारे जो संगीत वाले घराने किससे रिलेटेड हो गए, उत्तर प्रदेश। प्रभात्र जी रिलेटेड है किराना घराना से, यहाँ राशिद खान जी रिलेटेड है आपके सहसवान, रामपुर सहसवान घराने से। ठीक है, और इनकी हाल ही में डेथ हुई है दोनों लोगों की, तो करंट वाले सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए भी याद रखिएगा। ठीक है, शाहजहांनामा साहित्य की रचना इनायत खान ने की है। शाहजहांनामा लिटरेचर हैज बीन कंपोज्ड बाय इनायत खान। आईने सिकंदरी पुस्तक की रचना फिरदौसी ने की है। द बुक आईने सिकंदरी हैज बीन रिटन बाय फिरदौसी। असत्य कथन बताना है, तो याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल सही है। अगर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के बारे में लिखा है हमारे इनायत खान ने, इनायत खान। ठीक है, इनकी नीयत अच्छी थी, शाहजहां की नीयत अच्छी थी, ऐसे बुरी नीयत वाला नहीं था शाहजहां। तो शाहजहां जो नामा, शाहजहां के बारे में जो नाम लेता है उसकी नीयत अच्छी रहती है, इनायत खां। लेकिन आईने सिकंदरी जो है, सिकंदर के बारे में फिरदौसी ने नहीं लिखा है, ये हमारे लिखा है आमिर खुसरो ने। ठीक है, आमिर खुसरो ने, मतलब आईने सिकंदरी, सिकंदर को आईना दिखाने वाला कौन था, हमारा आमिर खान। आमिर खुसरो का आप आमिर खान से रिलेट कर लीजिए। तो हमारा जो आमिर खान है वो उसने आईना किसको दिखाया था, सिकंदर को आईना दिखाया था। ठीक है, आईने सिकंदरी आमिर खान से रिलेटेड है। असत्य कथन हो गया आपका केवल 2। ठीक है, तो ये हो गया शाहजहां की नाम जो भी लेगा बड़े उसका नीयत साफ होगी, तो शाहजहां नामा नाम जो भी लेगा, नीयत खान तो नीयत अच्छी होगी मतलब इनायत खान। उसके अलावा आईने सिकंदरी, सिकंदर को आईना किसने दिखाया था, तो आमिर खान ने, मतलब आमिर खुसरो ने दिखाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम इज द मेन क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। इसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वुमन। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि हमारी जो मोहिनी है, मोहिनी, ये मोहिनी आंध्र प्रदेश की नहीं है। मोहिनी कहाँ की है, मोहिनी अट्टम जी है केरल की। तो याद रखिएगा केरल की है हमारी मोहिनी, है ना। तो मोहिनी अट्टम केरल का है शास्त्रीय नृत्य, ना कि आपके आंध्र प्रदेश का है। और ये बिल्कुल सही है कि एकल नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम केरल। इसके अलावा मैंने आपको भरतनाट्यम बताया था, भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, देवदासी करती थी, ये भी मैंने आपको बताया। आपको बिरजू महाराज भी बीच में मिले थे, बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है ना, ये भी याद रखिएगा। तो मोहिनी जी हमारी कहाँ की है, मन मोहने वाली केरल की हैं। सत्य कथन बताना है तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका हो गया केवल 2। पहला क्योंकि असत्य है, केवल एक महिला द्वारा होती है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। ठीक है, हमारी मोहिनी जी कहाँ की है, मनमोहने वाली केरल की हैं। फिर कालबेलिया और 13 ताली लोक नृत्य, ये आपका क्या है, लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया एंड 13 ताली फोक डांसेस आर रिलेटेड टू विच स्टेट। अगर आपने कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए।
नहीं देखे हैं तो थोड़ा कठिन हो सकता है। मैंने आपको जब जनजाति पढ़ाई है तब कालबेलिया नृत्य वहां पे बताया है, कालबेलिया जनजाति, है ना। तो ये कहाँ से रिलेटेड थे, ये रिलेटेड थे आपके राजस्थान से। मैंने बताया कि यूनेस्को में अमूर्त सूची में भी शामिल कर लिया गया है इस नृत्य को। याद रखिएगा, काफी फेमस डांस है आपका, फोक डांस, लोक नृत्य कालबेलिया। साथ ही साथ में आपको 13 ताली भी याद रखनी है। तो यहाँ पे कालबेलिया जो राजस्थान वाले हैं, राजस्थान वाले वो काल के साथ, मतलब अपने काल के साथ, कोई कितना भी बोले कि काल है, हम काल है, लेकिन वो अपने काल के साथ क्या करते हैं, ताली मारकर डांस करते हैं, ताली मारकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के इतने ज्यादा, राजस्थान के राजपूत वो तो इतने ज्यादा क्या है, मतलब निडर है, निर्भीक है, तो उन्होंने काल के साथ ताली बजा बजा के क्या किया है, नृत्य किया है। तो काल से हो गया कालबेलिया, और यहाँ पे हो गए आपके 13 ताली, 13 बार ताली बजाते हैं वो, है ना, काल के साथ। तो काल से डरते वरते नहीं है राजस्थान के राजपूत, वो क्या करते हैं, 13 बार ताली बजाते हैं बल्कि। तो ये हो गया कालबेलिया और 13 ताली लोक नृत्य, कहां से रिलेटेड हो गया, आपके राजस्थान से रिलेटेड हो गया। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको जैसा भी लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।